डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी सख्त, बेसमेंट में अब कोचिंग सेंटर चलाने और कारोबार करने पर रोक, सभी सरकारी विभागों को सख्ती का आदेश, चेकिंग लगातार जारी। मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, बड़े पैमाने पर चोरी के संकेत, एफआईआर की सिफारिश। रांची जे T20 फाइनल में भगदड़ में कई घायल, फ्री एंट्री की चर्चा से उमड़ी भीड़, आक्रोशित दर्शकों ने की तोड़फोड़। मानसून की पहली बारिश में हुई लबालब मुंबई, रात भर हुई बरसात, कई सबवे बंद, लोकल ट्रेन बाधित रही। अमेरिका में ट्रंप के सांसद हुए बागी, ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव संसद में पास, ट्रंप की रिपब्लिकन के 4 सांसदों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी सख्त, बेसमेंट में अब कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा सकेगा। बेसमेंट में व्यापार या फिर कारोबार पर भी रोक है। बेसमेंट में कोचिंग, कमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सभी सरकारी विभागों को आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसमेंट के इस्तेमाल पर सख्त आदेश जारी किया है। अब किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर या कोई भी व्यापारिक काम नहीं किया जाएगा। वहीं सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। सभी सरकारी विभागों को आदेश दिया गया है, वहीं ये नियम का सख्ती से पालन करवाएं। लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा और सख्त आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी इमारत के बेसमेंट में अब कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा सकेगा। इसके साथ ही बेसमेंट में किसी भी तरह का व्यापार या कारोबार करने पर भी रोक लगा दी गई है। यह आदेश सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर एक बहुत सख्त निर्देश जारी किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी बिल्डिंग के बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस नहीं चलाई जाएंगी, यानी कि अब कोई भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में अपनी क्लास नहीं चला पाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बेसमेंट में किसी भी तरह का दूसरा कारोबार भी नहीं किया जा सकेगा, यानी कि दुकान, ऑफिस या कोई और कमर्शियल काम बेसमेंट में करने की इजाजत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कहीं सुरक्षा के नियमों का नजरअंदाज किया गया तो उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि सुरक्षा से जुड़े नियमों में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। इस आदेश को लागू करने के लिए सभी जिम्मेदार सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। जो भी कोचिंग सेंटर या दुकान बिना इजाजत के बेसमेंट में चल रही हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को कहा गया है कि वे ऐसी इमारतों की पहचान करें जहां बेसमेंट में गलत तरीके से कोचिंग या दुकान चल रही है। ऐसी इमारतों की तुरंत जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आग से बचाव और किसी भी आपदा से निपटने के नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा है या फिर नहीं। अगर जांच में पता चलता है कि किसी ने नियम तोड़े हैं तो ऐसे संचालकों के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी सिर्फ कोचिंग चलाने वालों पर ही नहीं बल्कि ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में एक बात साफ कही है कि लोगों की जान और सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को माफ नहीं किया जाएगा। यह आदेश इस वजह से अहम माना जा रहा है क्योंकि पहले भी कई बार बेसमेंट में चल रही कोचिंग या दुकानों की वजह से हादसे हो चुके हैं। इसी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने एक कड़ा फैसला लिया है। दुर्घटना के कांडे बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया है। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यक्रम रद्द करके तत्काल मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से बात किया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए रात में ही कार्रवाई की है।
4 अफसरों को सस्पेंड किया है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए SIT गठित की है। इसमें भी कड़ी कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी लगातार जनता के बीच में रह करके जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और आप एसी कमरों से निकलना ही नहीं चाहते। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति करना छोड़िए, जनता के बीच में रहिए। कृपया लखनऊ अग्निकांड पर राजनीति न करें, ये दुखद। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, लगातार यूपी सरकार, योगी सरकार एक्शन मोड में है लखनऊ अग्निकांड के बाद से, और इस बीच अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि बेसमेंट में कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दर्दनाक हादसा हुआ है। 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 20 से 25 साल की उम्र के ये बच्चे थे। उसके बाद कहीं न कहीं सरकार को ये लगा कि अब ये मामला अगर इस पर अब समय रहते कार्य नहीं किया गया तो ये गंभीर मामला हो सकता है। और यही वजह है कि लगातार अब बैठक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के साथ, और उसमें से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है वो ये आया है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि लगातार कार्रवाई की जाए, अभियान चलाया जाए और ये देखा जाए कि जो बिल्डिंग जिस गतिविधि के लिए उसको अनुमति मिली है उसमें वही गतिविधि हो। यानी कि अगर आवासीय है तो उसमें घर हो, अगर वो कमर्शियल है तो उसमें कमर्शियल काम हो सकते हैं। बेसमेंट में कोचिंग और नर्सिंग होम के तय नहीं होंगे, ये स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो दमकल की गाड़ियां हो या पुलिस हो, उनका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। यानी जिस तरह से यहाँ पे कई बार जो पीड़ित परिवार है उन्होंने आरोप लगाया कि जो अग्निशमन दल है वो समय से थोड़ा लेट आया, उसके बाद कहीं न कहीं ये कहा गया है कि रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, उसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, जिनका आपने भी अभी जिक्र किया। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो छात्रों की सुरक्षा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, ये शिक्षा मंत्री जो प्रदेश के हैं योगेंद्र उपाध्याय उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही साथ इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अवैध कोचिंग संस्थान है उसको लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा और सभी जो जिले हैं वहाँ के जो डीएम है वो सर्वे करेंगे और अपने हिसाब से वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। और जितने भी कोचिंग संस्थान है, जो पंजीकृत संस्थान है, उनकी भी सुरक्षा का जो है वो ऑडिट किया जाएगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री लगातार ये कह रहे हैं। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मंदिर में चढ़ावा चोरी में एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, बड़े पैमाने पर चोरी के संकेत, एफआईआर की सिफारिश की गई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में बनी एसआईटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है वह हैरान कर देने वाली है। इस रिपोर्ट में कई बड़े नामों का जिक्र किया गया है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एसआईटी अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी से लेकर कमीशन खोरी के खेल उजागर होने की बात कही गई है। मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति, गणना प्रक्रिया में बड़े हेरफेर की आशंका एसआईटी ने जताई है। इनसे संबंधित एक साक्ष्य एसआईटी ने जुटाए हैं। गवाहों का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से लेकर उनके रिश्तेदारों, करीबियों और कर्मचारियों की भूमिका पर रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए हैं। एसआईटी में शामिल लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन मंगलवार सुबह करीब 11 बजे शासन पहुंचे। तीनों अधिकारियों ने गोपनीय जांच रिपोर्ट संजय प्रसाद को दी। गृह विभाग इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सबसे बड़े सवाल उठाए गए हैं। कुछ ही भूमिका भी उजागर की गई है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि वे हेरफेर में शामिल रहे हैं। वहीं कुछ पदाधिकारियों को लापरवाही का दोषी भी पाया गया है, जिनकी निगरानी में चढ़ावा चोरी हुआ। फिलहाल मामले में सबसे अधिक जो पदाधिकारी सवालों के घेरे में है उनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव का नाम शामिल है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, एसआईटी रिपोर्ट सौंप चुकी है और इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। वहीं अब जो सवालों के घेरे में जैसा बताया जा रहा है कि महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव का नाम शामिल बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इसमें किसी का नाम लेना अभी देखिए किसी अधिकारी
बड़े मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में करीब 17 लोगों पर एफआईआर की सिफारिश भी की गई है। वहीं ट्रस्ट के 3 बड़े पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि इन नामों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसआईटी ने जांच के दौरान 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और कई कर्मचारियों व सेवादारों को रडार पर रखा गया है। जांच एजेंसियां उनकी संपत्ति और लाइफ स्टाइल के आए अचानक बदलाव की भी पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति में असामान्य बदलाव सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 200 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है और कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। एसआईटी ने ट्रस्ट के पुनर्गठन और पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे के ऑडिट और किसी वरिष्ठ अधिकारी को मंदिर की जीओ बनाने की सुझाव भी सरकार को दिया है। उधर इस पूरे मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका आज हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होनी है, जिसके लेकर सीबीआई व किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की, कैग से ऑडिट कराने की मांग उठाई गई। फिलहाल सबकी नजर सरकार के अगले कदम और हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ चढ़ावे की चोरी का नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जवाबदेही से भी जुड़ा गया है। ठीक है रवि, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां रांची JT20 फाइनल में भगदड़ में कई घायल। वेस्ट गेट पर मची अफरा तफरी, फ्री एंट्री की चर्चा से उमड़ी भीड़, आक्रोशित दर्शकों ने की तोड़फोड़। आपको बता दें JSCA में मंगलवार को आयोजित JT20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के दौरान भारी भीड़ उमड़ने से अफरा तफरी और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। मैच देखने के लिए अपेक्षा से नहीं अधिक संख्या में दर्शकों के पहुंचने के कारण स्टेडियम के वेस्ट गेट पर अव्यवस्था फैल गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगदड़ में कम से कम 3 लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि कई अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। घायल लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है। घटना के बाद कुछ समय तक स्टेडियम परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। प्रत्यदर्शियों का आरोप है कि फाइनल मुकाबले को लेकर फ्री एंट्री की जानकारी फैलाने के कारण बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंचे थे। हालांकि भीड़ बढ़ने के बाद कई दर्शकों को प्रवेश नहीं मिल सका। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई और प्रवेश द्वार पर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जो बाद में भगदड़ में बदल गई। स्थिति को बिगड़ने पर आक्रोशित लोगों ने स्टेडियम के वेस्ट गेट पर तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तृप्ति, भगदड़ से वहीं अब बताए, मतलब इसमें यह लगाया जा सकता है अंदाजा कि सुरक्षा मानकों का प्रयास नहीं किया गया। प्रशासन ने आखिर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए थे, जिस कारण ये भगदड़ हो गई है? जी अंकिता, देखिए यकीनन ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि IPL के तर्ज पर पहली बार झारखंड में JPL यानी कि JPL T20 जो है सो JPL 20 जो है सो लाया गया था। और जिस तरीके से इस मैच के लिए निशुल्क एंट्री था, मतलब एंट्री फी नहीं थी, निश्चित तौर पर इन्हें पता था, जो यहाँ प्रशासनिक विभाग है, जो JCA के प्रबंधक है, इंटरनेशनल स्टेडियम है ये, और यहाँ के प्रबंधक को पता था कि जब निशुल्क यहाँ पर एंट्री की व्यवस्था की गई है तो यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होगी। वैसे तो यहाँ स्टेडियम में 30 से 40 हजार सीटें हैं लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, लेकिन 10,000 के करीब जो भीड़ बाहर खड़ी थी, काफी ज्यादा सीटें फुल होने के बाद हाफ किलोमीटर यानी कि आधे किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन थी। और सिर्फ एक जो वेस्ट गेट बताया जा रहा है, उस वेस्ट गेट पर ही सिर्फ एंट्री की सुविधा दी गई थी। और इस बात से SSP राकेश रंजन जो है वो भी स्वीकार करते नजर आए कि शुरुआत में धीमी गति से जांच की जा रही थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है तो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई। और सवाल JCA के प्रबंधक पर भी उठ रहा है, क्योंकि पहली बार JPL का यहाँ आयोजन किया गया था। निश्चित रूप से सिर्फ झारखंड, रांची समेत पूरे झारखंड नहीं बल्कि बाकी पड़ोस राज्य से भी कई यहाँ पर जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो पहुंच रहे थे, क्योंकि झारखंड में पहले भी क्रिकेट के क्रेज ठीक है तृप्ति, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पानी पानी हुआ मुंबई। मानसून की पहली बारिश लबालब हुई मुंबई। मानसून की पहली बारिश, भारी बारिश में लबालब हुई मुंबई। रात भर हुई बरसात, अंधेरी, सबवे भी बंद किया गया।
पूरे महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। मुंबई में मानसून के पहुंचने के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। रात भर हुई तेज बारिश के कारण मुंबई शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें लबालब हैं, कई जगह जलमाव हो गया है। मुंबई में मंगलवार रात हुई भारी बारिश ने शहर के कई हिस्सों में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। बीएमसी के अधिकारियों ने जानकारी दी कि अंधेरी सबवे में पानी इतना ज्यादा भर गया कि उसे गाड़ियों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी गई है। बीएमसी ने बारिश के आंकड़े भी जारी किए हैं। 23 जून को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक शहर में औसत 56 मिमी बारिश हुई। इस दौरान पूर्वी उपनगरों में 23 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 33 मिमी बारिश दर्ज की गई। रात 10 बजे से 11 बजे के बीच का 1 घंटा बहुत भारी रहा। 1 घंटे में पश्चिमी उपनगरों के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। कंदिवली के चारकोप सेक्टर 1 म्यूनिसिपल स्कूल में 32 मिमी बारिश हुई। मलाड के MHB म्यूनिसिपल स्कूल में 28 मिमी और गजधरबंद स्टाम्स वाटर पंपिंग स्टेशन पर 26 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं जुहू डिस्पेंसरी में 22 मिमी और सांता क्रूज के नारियलवाड़ी स्कूल में 21 मिमी बारिश हुई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे सेवा पर बारिश का ज्यादा असर नहीं पड़ा और ट्रेनें सामान्य रूप से चलती रहीं। हालांकि इस दौरान सड़कों पर हालात काफी खराब थे। एवार्ड नगर के एक सबवे में जलभराव की खबर मिलने के बाद उसे भी जनता के लिए बंद कर दिया गया। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर भी बुरा हाल था। वहां सड़कों पर पानी जमा होने तथा कम दृश्य के कारण वाहन चालक बहुत संभल कर चल रहे थे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो अमेरिका में ट्रंप के सांसद हुए बागी। ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव संसद के पास। सीनेट में प्रस्ताव के समर्थन में 50 वोट। ट्रंप के 4 सांसदों ने प्रस्ताव के समर्थन में दिया वोट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध को लेकर एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन यानी कि यूएस सीनेट ने मंगलवार को उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा गया है। सबसे खास बात यह रही कि इस प्रस्ताव को ट्रंप के सांसदों ने भी समर्थन नहीं दिया। जिस तरह भारत में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के सांसद बागी हुए, उसी तरह अमेरिका में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अपने ही सांसदों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सीनेट में युद्ध शक्तियों से जुड़े इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में यानी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 48 वोट रहे। अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया था, जिसमें वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। ईरान के साथ युद्ध को लेकर ट्रंप को अपने सांसदों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यह पहली बार था जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना को मोर्चे से हटाने का निर्देश दिया गया था। 1973 के इस बिल को युद्ध शक्ति अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।